Hello everyone, my name is Gaurav Gupta and I have recently cleared IBPS PO and SBI JA. So आज से मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 25 अप्रैल से क्योंकि चाहता तो मैं मई से भी कर सकता था बट मैंने सोचा अप्रैल से ही करते हैं 4th वीक से. So these are my marks in different exam in 2022. You can see it here. And let's start. So this is the first question. So as we all know कि मन की बात का 100th एपिसोड होने वाला है. 30 अप्रैल 2023 को होगा. 99 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मन की बात स्टार्ट कब हुआ था. मन की बात स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर 2014. 2014 में मन की बात स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर को एंड 100th एपिसोड 30 अप्रैल 2023 को होगा. सो इसी ओकेज़न पर 100th एपिसोड के ओकेज़न पर प्रसार भारती ने इनमें से किस आईआईएम के साथ एमओयू साइन किया है और उन दोनों ने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी निकाली मन की बात के ऊपर. सो आंसर है आईआईएम रोहतक एंड कुछ डाटा इन्होंने निकाला है. उसमें पहला डाटा ये है कि टोटल 96% पीपल इंडिया के अवेयर हैं कि मन की बात के नाम की कोई उन्होंने कहीं ना कहीं पॉडकास्ट को सुना है और किसी के मुंह से सुना है कि मन की बात कुछ होता है. सेकंड थिंग इज़ कि 65% जो भी टोटल लिसनर है उसके 65% हिंदी में सुनते हैं. 65% हिंदी में सुनते हैं और जो सर्वे किया गया था वो टोटल 10,000 पीपल के करीब करीब लोगों पर किया गया था जिसमें सब 15 ईयर्स से ऊपर एज थी. वेट मैं ये चेंज कर लेता हूँ थोड़ा. 15 ईयर्स से ऊपर एज थी. इसके बाद लगभग 100 करोड़ पीपल मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं सुना है कि अवेयर हैं वो 100 करोड़ 96% 100 करोड़. एंड इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ के जो भी जैसे जितने भी सुनते हैं ना मन की बात को 17.6% पीपल रेडियो पर सुनते हैं. आप लोग पेन पेपर ले लीजिए, उस पर लिखते जाइए सारा डाटा और एक बार आप वीडियो बना लेंगे उसके बाद बहुत आसान होगा इसको रिवाइज करना. सो वेट एक सेकेंड. Okay, so next, PM addresses Chintan Sevar of Ministry of Youth Affairs and Sports virtually. So basically Ministry of Youth Affairs and Sports टाइम पर ये डबल टाइम लिख गया यूथ टाइम पर चिंतन सेवर कराता रहता है. तो इस बार खुद पीएम मोदी जी ने ऐसे एड्रेस किया है, वर्चुअली किया था एड्रेस. तो हमें यह बताना है कि चिंतन सेवर इस बार हुआ कहाँ था. इस बार ये इम्फाल में हुआ था, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ था. एंड एज वी ऑल नो कि मणिपुर एक स्पोर्ट्स हब है जहाँ से बहुत सारे प्लेयर निकले हैं. फॉर एग्जांपल मैरी कॉम एंड मीराबाई चानू. और मणिपुर के कुछ इंडिजिनस गेम भी हैं जो अब याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो वर्चुअली एड्रेस किया था इसमें मोदी जी ने खुद इन गेम्स का नाम लिया है. सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आप लोग भी लिख लीजिए. सो फर्स्ट वन इज थांगटा. सेकंड इज सगोल कंगजाई. थर्ड इज यूवी तापकी. फोर्थ इज मुकना. फिफ्थ इज यांग तनावा. ये केरला में पोर्ट्रेस होती है ना, उसी की तरह होता है. एंड इसके बाद नेक्स्ट है ऊलवावी. ये कबड्डी की तरह होता है, कबड्डी जैसे खेलते हैं ना वैसे ही ऊलवावी खेला जाता है वहाँ पर. एंड इसके अलावा मणिपुर में एक चीज़ और बन रही है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या नेक्स्ट नेशनल पंचायती राज डे हर ईयर 24 अप्रैल को मनाते हैं. इस बार भी 24 अप्रैल को मनाया, लेकिन इस बार ये सेलिब्रेशन कहाँ पर किया गया ये बताना है हमें. सो इस बार ये सेलिब्रेशन रेवा मध्य प्रदेश में किया गया. एंड यहाँ पर मोदी जी खुद गए थे और उन्होंने कुछ चीज़ों को इनॉग्रेट करा. मैं आपको बता देता हूँ. पहले उन्होंने इनॉग्रेट करा ई ग्राम स्वराज.
ई ग्राम स्वराज पोर्टल को एक्चुअली ई ग्राम स्वराज तो 2022 में 24 अप्रैल को ही मोदी जी ने लॉन्च किया था। पंचायती राज डे 2020 को ई ग्राम स्वराज लॉन्च हुआ था, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन और पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी दिस ईयर। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग जो लॉन्च की वो करी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि आपको पता है 2017 में स्टार्ट हो चुका था, उसका पोर्टल लॉन्च किया है अभी। सो ई ग्राम स्वराज का भी पोर्टल लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का भी पोर्टल लॉन्च किया है। ये दोनों चीज़ें की हैं। इसके अलावा स्वामित्व कार्ड, स्वामित्व कार्ड, स्वामित्व की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग with improvised technology in village areas। सो इसमें क्या होता है ना, जैसे जो भी रूरल एरिया है वहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं उनका लाइक उनकी प्रॉपर्टी रहती है, तो वहाँ पर उतनी लाइक लिखा पढ़ी नहीं होती है। लाइक उनको कोई ऐसा पर्टिकुलर जैसे उनकी कोई लैंड है, अब मतलब कोई क्लियर नहीं है, लाइक जो वहाँ के ज़मींदार वगैरह है उसको जब्त करने की कोशिश कर देते हैं। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने स्वामित्व कार्ड निकाला था। प्रॉपर्टी कार्ड बोलते हैं स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, उसकी मदद से क्या कहते हैं एरिया को सिग्निफाई किया जाता है और उनकी जगह का कार्ड बना दिया जाता है। तो ये पक्का हो चुका है अब काम। अब इसको कोई जब्त नहीं कर सकता या सीज नहीं कर सकता। सो ये स्वामित्व कार्ड से ही होता है। एंड इसके अलावा ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट पास हुआ था, जिससे पंचायती राज को लीगलाइज किया गया था। स्टार्ट हुआ था पंचायती राज ये 1992 में 24 अप्रैल को ही हुआ था। 24 अप्रैल से 1992 को 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में लाया गया था। सो दैट्स वाई नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को बनाते हैं एवरी ईयर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी अभी हरियाणा गई एंड वहाँ पर उन्होंने 2 इंस्टीट्यूशन के कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट किया। 2 इंस्टीट्यूशन के कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट किया। कॉन्वोकेशन जब डिग्री दी जाती है स्टूडेंट्स को, जैसे ये देखिए मुर्मू जी डिग्री दे रही है इस बच्चे को। सो दिस इज़ कॉन्वोकेशन। सो इनमें से 2 इंस्टीट्यूशन में हरियाणा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया कॉन्वोकेशन में। सो फर्स्ट वन इज़ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड वन इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों इंस्टीट्यूट में जाकर कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है इंडिया की, सी इज़ 15th प्रेसिडेंट। एंड ये संथाल ट्राइब से आती हैं। नेक्स्ट मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आती हैं ये। ओके नेक्स्ट, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि जैसे 1999 में कारगिल वार हुआ, ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। 2000 इसमें क्या हुआ था ना, कारगिल वार में पाकिस्तान ने 2-3 बार बोला कि बैलिस्टिक मिसाइल से हम न्यूक्लियर वारहेड को लॉन्च कर देंगे। तो इसीलिए 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने IVMD प्रोग्राम लॉन्च किया। IVMD प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज़ इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम दिस इज लॉन्च किया। सो इन दिस क्या कहते हैं, इंडिया ने काफ़ी सारे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम निकाले। जैसे कि एक उन्होंने बनाया था पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। सो ये एयर का हो गया एंड लैंड का भी बन चुका है। हम लैंड से भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। नाउ अब बारी आती है वाटर की। सो दैट इज़ व्हाट दिस क्वेश्चन इज अबाउट। सी वेस्ट, आप ये देखिए, सी वेस्ट एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल, ये उसी की बात हो रही है।
जो मैंने अभी आपको बताया। सो ये उड़ीसा बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा के कोस्ट से लॉन्च किया गया है। सो DRDO और किसने मिलकर ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया। सो ऑब्वियसली अगर सी की बात हो रही है तो नेवी होगा। सो आंसर इज इंडियन नेवी। सो आंसर इज इंडियन नेवी। ओके, नेक्स्ट। जैसा कि हम सबको पता है अभी 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। और इसमें सबसे पहले हमें थीम बतानी है। इसकी थीम क्या थी? सो थीम थी इस बार इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। अपने प्लेनेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। सो इससे अच्छा रिटर्न किसी चीज़ से नहीं आएगा अगर आप प्लेनेट में इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे। तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड अर्थ डे कब स्टार्ट हुआ था? दैट इज़ द क्वेश्चन। सो 1970 से हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे बनाते आ रहे हैं। एंड हर साल हम लोग 22 अप्रैल को बनाते हैं। या नेक्स्ट, इसमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी सस्पेंड करा 12 आवर वर्क डे बिल? 12 आवर वर्क डे बिल जो कि उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स के लिए लास्ट वीक पास किया था। इस वीक इसको हटाना पड़ा क्योंकि लेबरर्स ने इसके खिलाफ विरोध किया। दैट्स वाई उनको इसे वापस लेना पड़ा। सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये 12 आवर वर्क डे बिल स्टार्ट किया था, उन्होंने उसे वापस ले लिया है। नेक्स्ट है, अभी सूडान में आपको पता है कि डेडली फाइटिंग चल रही है बिटवीन आर्मी एंड ए पैरा मिलिट्री ग्रुप। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है। 400 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं। टोटल 3000 इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं। एंड इन सब को बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। एंड द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन इज ऑपरेशन कावेरी। एंड इसमें क्या कहते हैं, सूडान की कैपिटल खार्टूम है। खार्टूम। एंड इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। एंड 3 से 4 दिन में, मे बी एक वीक में सारे लोगों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ओके, नेक्स्ट हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इंडियन ओरिजिन का CEO है जो कि अभी सिलेक्ट किए गए हैं रेशियल जस्टिस एडवाइजरी बोर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। सो न्यूयॉर्क सिटी में एक बोर्ड है, डेट इज़ रेशियल जस्टिस एडवाइजरी बोर्ड। इसमें कोई इंडियन ओरिजिन के CEO सेलेक्ट किए गए हैं। एंड द नेम ऑफ दैट इंडियन ओरिजिन CEO इज उदय तंबर इज़ द नेम ऑफ हिम। और ये CEO हैं तो किस चीज़ के CEO हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। CEO हैं एक कंपनी के, जिस कंपनी का नाम है न्यूयॉर्क जूनियर टेनिस एंड लर्निंग न्यूयॉर्क जूनियर टेनिस एंड लर्निंग NYJTL इसके CEO हैं। और इनको रेशियल जस्टिस एडवाइजरी बोर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी में सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है कि अभी केरला की पहली वंदे भारत ट्रेन को स्टार्ट किया गया है। तो हमें बताना है साउथ इंडिया की कौन सी नंबर की वंदे भारत ट्रेन है। दिस इज़ द 5th वंदे भारत ट्रेन ऑफ साउथ इंडिया। एक्चुअली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका सब जगह वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुकी है। सो अब बारी थी केरला की, तो केरला में भी स्टार्ट हो चुकी है। केरला की 11 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये जाएगी। एंड तिरुवनंतपुरम से स्टार्ट होगी एंड कासरगोड तक जाएगी। एंड इसको खुद PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, आप देख सकते हैं इधर। एंड इसके अलावा एक डिजिटल साइंस पार्क की भी फाउंडेशन स्टोन रखा है उन्होंने। डिजिटल साइंस पार्क भी बन रहा है केरला में। सो या एंड ये 14th वंदे भारत ट्रेन है। दिस इज़ 14th वंदे भारत ट्रेन। तो मैं आपको बता देता हूँ 11 अप्रैल में स्टार्ट हुई थी ये भोपाल से 1 या 2 अप्रैल को हुई थी। भोपाल से दिल्ली तक हुई थी। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक हुई थी। नेक्स्ट है इसके बाद 12th हुई थी सिकंदराबाद से तिरुपति बालाजी तक हुई थी। 13 जो हुई थी वो हुई थी चेन्नई से कोयम्बटूर तक आप लोग लिखते जाइए। एंड जो फर्स्ट हुई थी ना वो हुई थी दिल्ली से वाराणसी।
एंड सेकंड कहाँ तक हुई थी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दिल्ली से कटरा तक सेकंड हुई थी। एंड या दैट इज़ इट, इस क्वेश्चन में इतना ही है। नेक्स्ट LIC के बारे में कुछ डाटा है जो आप लोग याद रखिए कि जैसे हम सबको बताया कि फिस्कल ईयर 23 अभी अभी ख़त्म हुई तो उसका कुछ डाटा आया, तो उसमें बताया LIC का टोटल प्रीमियम फिस्कल ईयर 23 में आया 2.32 ट्रिलियन रुपीज़ का। दैट इज़ सो हाई। 2.32 ट्रिलियन रुपीज़ का टोटल प्रीमियम आया LIC के पास फिस्कल ईयर 23 में। यहाँ बात हो रही है फिस्कल ईयर 23 की। सो फिस्कल ईयर 22 से ये कितने परसेंट ज़्यादा था, ये 17% ज़्यादा था। तो परसेंटेज ग्रोथ वाइज में देखें तो इससे भी ज़्यादा एक कंपनी ने ग्रोथ करी है, वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। उन्होंने 18.83% की ग्रोथ की है परसेंटेज वाइज। प्रीमियम वाइज LIC से कोई नहीं ले सकता है क्योंकि LIC के पास टोटल 62% ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस मार्केट का शेयर है। मतलब 62% लाइफ इंश्योरेंस LIC के पास ही है टोटल के। सो उस प्रीमियम में कोई टक्कर नहीं ले सकता है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें, जैसे परसेंटेज वाइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ईज इंडेक्स में नंबर 1 आता है क्योंकि परसेंटेज वाइज है। वैसे SBI से ये टक्कर नहीं ले सकता है, SBI इज SBI, ऐसे ही LIC इज LIC। सो एक LIC होती है, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल की बात कर रहा हूँ मैं, काउंसिल वो ये डाटा देती है सारा। ऐसी एक GIC भी होती है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, वो जनरल इंश्योरेंस का डाटा देती है। तो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने डाटा दिया, उसमें ये सब बताया। थर्ड पे कौन है, फर्स्ट पे LIC था, सॉरी फर्स्ट पे HDFC था परसेंटेज वाइज, सेकंड पे LIC था, थर्ड पे SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस। अभी अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई इंडिया एंड कोरिया कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड कोरिया कोस्ट गार्ड के बीच में। कोरिया की बात हो रही है यहाँ पर, मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल है। सो अभी अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई इंडिया कोस्ट गार्ड और कोरिया कोस्ट गार्ड से, ये न्यू दिल्ली में हुई। साउथ कोरिया से 7 मेंबर की टीम आई थी इंडिया एंड उन्होंने कोस्ट गार्ड के ऊपर बातें की। सो ये 11th हाई लेवल मीटिंग थी, 11th हाई लेवल मीटिंग थी। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको उसको क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ पॉसिबल। नेक्स्ट LIC ने एक L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड है, L&T आप सबने सुना होगा, इसका एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एक कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। उसमें LIC ने अपना स्टेक बढ़ा दिया। पहले LIC का 4.98% स्टेक होता था, नाउ इट इज़ 5.08%। नेक्स्ट G20 टूरिज्म एक्सपो हुआ जो कि जयपुर में हुआ इस बार, जयपुर में G20 का टूरिज्म एक्सपो हुआ एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कराया। एंड इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अनाउंस की गई, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है कि 50 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जाएंगी। सेकेंड है 59 न्यू रूट्स बनाए जाएंगे अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक जो कि 2016 में आई थी। इसमें से कौन सी पहली ऐसी यूरोपियन फर्म बन गई है जो जिसने $500 बिलियन का मार्केट कैप को क्रॉस कर लिया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट यूरोपियन फर्म टू क्रॉस मार्केट कैप ऑफ $500 बिलियन। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज LVMH एंड इसकी फुल फॉर्म है लुई व्यूटों मोइट हेनेसी। फुल फॉर्म की याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। दिस इज़ इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं फेमस, जैसे आप सबने सुना होगा लुई वुइटन, खुद एक इसका बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है। सेकंड है आप सबने सुना होगा क्रिश्चियन डियोर के आपने कपड़े सुने होंगे, क्रिश्चियन डियोर आप सबने डियोर का नाम सुना होगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ LVMH और ये पहली यूरोपियन फर्म बनी है जिसने $500 बिलियन का मार्केट कैप को क्रॉस किया है। नेक्स्ट RBI ने अभी कुछ कोऑपरेटिव बैंकों पर नॉन कंप्लाइंस की वजह से पेनल्टी लगाई है। तो हमें बताना इसमें से कौन सी नहीं है, मतलब इसमें से 3 पर लगाई है, एक पर नहीं लगाई है। बॉम्बे मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई है, जनता सहकारी कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई है, बरान नागरिक सहकारी बैंक पर लगाई है, ये राजस्थान की बैंक है और इस पर 2 लाख की पेनल्टी लगाई है।
ये जनता सहकारी कोऑपरेटिव बैंक पुणे की है, इस पे 13 लाख की लगाई है। नेक्स्ट, बॉम्बे मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक मुंबई में है एंड इस पे भी 13 लाख का फ़ाइन लगाया गया है। इस पे भी टोटल, सॉरी, इस पे 16 लाख का फ़ाइन लगाया गया है। ओके ओके ओके, नहीं, इस पे 13 लाख का ही है। मैंने एक चीज़ इसमें मिस कर दी कि एक और बैंक है जिस पे लगाया गया है, दैट इज़ तमिलनाडु एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। इस पे भी फाइन लगाया गया है। तमिलनाडु की बैंक है, एज यू नो, नाम से पता चल रहा है। इस पे टोटल 16 लाख का फ़ाइन लगा है, 16 लाख का फ़ाइन लगा है। या नेक्स्ट, इंडिया ने अभी भी होस्ट करी एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। मलेरिया का WHO का टारगेट है वो है 2030 का, इंडिया का टारगेट है वो है 2025 का। एंड मलेरिया एलिमिनेशन पर एशिया पैसिफिक लीडर कॉन्क्लेव इंडिया ने इस बार होस्ट की एंड ये न्यू दिल्ली में हुआ प्रोग्राम। एंड इसमें कुछ डाटा बताया गया, जैसे कि 2015 से 22 के बीच का डाटा बताया गया कि 2015 के अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिव में देखें तो 2022 में टोटल जो भी मलेरिया केसेस हैं इंडिया में, उसमें लगभग 85.1% 85.1% डिक्लाइन आया है। 85.1% डिक्लाइन आया है। एंड अगर डेथ्स की बात करें, मलेरिया की वजह से जो भी डेथ्स हुई हैं उसमें 83.6% का डिक्लाइन आया है। एंड मलेरिया इज़ ए ट्रॉपिकल डिजीज़ दैट वी ऑल नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग, G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग जो कि अगस्त में होनी है, 17 से 19 अगस्त में। ये कहाँ पर होगी? ये जहाँ पर होगी वहीं इसी के साथ इंडियन मेड टेक एक्सपो भी होगा। और ये दोनों चीज़ें जहाँ पर होंगी वो जगह है गांधीनगर। गांधीनगर में G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग भी होगी, इंडियन मेड टेक एक्सपो भी होगा। एंड या इंडियन मेड टेक एक्सपो में बहुत सारी बातें बनाई जाएंगी, जैसे जो भी क्या कहते हैं PIL स्कीम चल रही हैं, PL उसके लिए मेडिकल फील्ड के लिए, उन सब के बारे में बताया जाएगा। ने PLI, ओके, सॉरी PLI स्कीम्स, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चल रही है मेडिकल फील्ड के लिए, वो सब बताया जाएगा इसमें। G20 के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। वैसे आप लोगों को पता ही होगा G20 इतना फेमस ही, इस बार 1999 में ये स्टार्ट हुआ था। 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन है इसमें। नेक्स्ट है कि इंडिया इस बार इसको हेड कर रहा है। एंड इसकी थीम है वासुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये वासुदेव कुटुम्बकम महा उपनिषद से लिया गया है, महा उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि G20 का एक ट्रोइका होता है, आप लोगों ने सुना होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आया भी था एडीओ के एग्ज़ाम में। इसमें जो जिसने पहले जहाँ पर मीटिंग हो चुकी है, जिसने होस्ट किया था इंडोनेशिया, जो भी कर रहा है और जो इसके बाद करेगा, ये तीन होते हैं। तो दिस इज G20 ट्रोइका। शेरपा कौन है अभी? अमिताभ कांत इज द शेरपा ऑफ G20। एंड G20 का फाउंडर कौन है? G7। एंड G7 को मतलब G7 फाउंडर G20 का, लेकिन इसका इस बार चेयर कौन कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, जापान इज चेयरिंग G7। टेलीमिनास हेल्पलाइन जो कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुई थी, उस पर अभी क्या कहते हैं 2 दिन पहले टोटल जो भी कॉल्स आई हैं वो 1 लाख का फिगर को क्रॉस कर गई हैं। सो दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लाख कॉल्स का। सो हमें बताना है कि एन स्टैंड्स क्या करता है मनास में टेली। मैं आपको मनास की पूरी फुल फॉर्म बता देता हूँ। मनास की फुल फॉर्म जो है वो है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। नंबर याद रखना कि 1 लाख, मैंने यहाँ पर देखिए सब में इमेजेस भी डाला हुआ है। 1 लाख कॉल्स कंप्लीट हो गई हैं, तो इसीलिए तो इसमें पूछा था कि एन से क्या है। एन का नेटवर्किंग है, एन का मीनिंग नेटवर्किंग है। एंड या दैट्स इट इन टुडे
इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, सो इसमें बताना है कि DPIIT के रिसेंटली सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। सो DPIIT के अभी सेक्रेटरी बनाए गए हैं कौन। ये सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है, इससे कुछ ज़्यादा करने की नहीं ज़रूरत नहीं है। तो इससे सेक्रेटरी जो बनाए गए हैं वो है राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह सेक्रेटरी बनाए गए हैं DPIIT के। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर का अभी 50th बर्थडे था, तो उसी ओकेज़न पर इनमें से कौन से क्रिकेट ग्राउंड ने उनके नाम पर एक गेट को स्टार्ट किया है। सो दैट इज़ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट लॉन्च किया है। एक्चुअली नॉट ओनली सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा के नाम पर भी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रायन लारा के नाम पर भी एक गेट किया है। ब्रायन लारा के नाम पर क्यों किया है, क्योंकि 1993 में इसी 24 अप्रैल को ब्रायन लारा ने 277 रन्स की 277 रन्स की एक पारी खेली थी यहीं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे। आप यहाँ पर डाटा भी देख सकते हैं कि आप देखिए सचिन तेंदुलकर ने टोटल 5 मैचेस खेले हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे और 785 रन्स हैं 157 के एवरेज के साथ। 157 के एवरेज के साथ, डेट इज़ वेरी गुड, डेट इज़ वेरी 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 गुड एवरेज। देन इससे पहले भी यहाँ पर 3 लोगों के गेट हो रहे हैं, 3 लोगों के नाम पर गेट हो रहे हैं। फर्स्ट इज ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, डॉन ब्रैडमैन। सेकंड इज एलन डेविडसन। थर्ड इज आर्थर मॉरिस। सो इन तीनों के नाम पर हो चुके हैं एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ये बन गए हैं। या दैट्स इट इन दैट। इसके बाद बताना है कि फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बना है जिसने 7000 रन्स को T20 क्रिकेट में कंप्लीट किया है। एक्चुअली ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, उन्होंने 212 इनिंग्स में ये कंप्लीट किया था, लेकिन KL राहुल ने उनको भी पीछे कर दिया एंड KL राहुल ने 197 इनिंग्स में ये करके दिखाया है। 197 इनिंग्स में ये करके दिखाया है। ये होगी इंडिया की बात। वर्ल्ड में कौन है? वर्ल्ड में बाबर आजम है। बाबर आजम ने ये 187 इनिंग्स में करके दिखाया था। सेकंड पे कौन है? क्रिस गेल। क्रिस गेल ने ये 192 इनिंग्स में करके दिखाया था एंड KL राहुल ने 192 में करके दिखाया था। क्रिस गेल ने 197 में KL राहुल ने करके दिखाया है एंड इसको करने में KL राहुल को लगभग 10 ईयर कुछ मंथ्स का टाइम लगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्ट्रेटजिस्ट ने वे भी एक स्पोर्ट्स कल्चर को बूस्ट करने के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। सो दिस, ये आप देखिए फोटो में, ये कौन है, पहचान लिया होगा आपने, केरला के CM पिनराई विजयन है ये। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज केरला। सो दैट्स इट्स, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर PDF एंड आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस। आई थिंक मैंने डिफरेंट सोर्सेज से सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं एंड मे भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मैं देख लूँगा, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। एंड या आप लोगों को अगर पसंद आया हो कंटेंट, फर्स्ट वीडियो तो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ बट धीरे धीरे आई विल इम्प्रूव। एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। टाटा, बाय बाय।